हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 सिविक्स का चैप्टर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहानी शुरू होती है एक फुटबॉल गेम के साथ, जब क्लासरूम के सभी बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। फुटबॉल के अपने कुछ रूल्स होते हैं, जैसे हाथ से बॉल नहीं छूना। अब सोचो, अगर कोई हाथ से बॉल पकड़कर खेलने लगे तो गेम का मज़ा ख़त्म हो जाता ना। गेम बिगड़ जाता क्योंकि उसके असली रूल्स ही तोड़ दिए गए। वैसे ही एक देश को प्रॉपरली रन करने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं और इन रूल्स को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे फुटबॉल बिना रूल्स के नहीं खेला जा सकता, वैसे ही एक देश भी कॉन्स्टिट्यूशन के बिना नहीं चल सकता। कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन रूल बुक होती है जिसमें डिसाइड होता है कि देश कैसे चलेगा, लोगों के क्या राइट्स होंगे और लीडर्स को अपनी पावर कैसे यूज़ करनी चाहिए। तो अब तक हमने फुटबॉल के एग्जाम्पल से समझा कि कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल्स है जो हमें बताता है कि देश कैसे चलेगा। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर और जानते हैं आखिरकार किसी भी देश को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है। वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? सोचो, एक क्लासरूम है जहाँ एक लड़का सुरेश मॉनिटर बना हुआ है, लेकिन वो अपनी पावर का गलत यूज़ करता है। टीचर ने उसे क्लास संभालने को बोला, लेकिन उसने बिना वजह एक स्टूडेंट अनिल को पनिश कर दिया क्योंकि वो उसे पसंद नहीं था। अब अगर कोई रूल ही नहीं होता मॉनिटर के बिहेवियर के लिए, तो वो किसी को भी गलत तरीके से ट्रीट कर सकता था। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोटेक्ट करता है ऐसे मिसयूज़ ऑफ पावर से। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है? इसकी सबसे पहली वजह है क्योंकि ये हमें पावर के मिसयूज़ से बचाता है। अब जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है। इसकी दूसरी वजह, इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज़। एक क्लास में जब भी स्पोर्ट्स पीरियड आता, टीचर सभी से पूछते, बताओ तुम्हें क्या खेलना है। अब क्योंकि बॉयज़ की मेजॉरिटी ज़्यादा थी, इसलिए हर बार वो वोटिंग जीत जाते और उन्हीं की गेम चुनी जाती, क्रिकेट। लेकिन गर्ल्स जो बॉयज़ से कम थीं, वो बास्केटबॉल खेलना चाहती थीं, पर उनकी कभी सुनवाई ही नहीं होती। तो जब मेजॉरिटी अपने फैसले माइनॉरिटी पर थोपती है, उसे कहते हैं टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी रोकता है ताकि सबकी सुनवाई हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है? इसकी दूसरी वजह है क्योंकि ये माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। अब जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है। इसकी तीसरी वजह, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम टेकिंग डिसीजंस विच आर हार्मफुल इन लॉन्ग टर्म। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक लड़की शबनम पढ़ाई कर रही थी क्योंकि कल उसका टेस्ट था, लेकिन उसके पेरेंट्स टीवी देख रहे थे तो उसका भी दिल करने लगा। लेकिन उसने सोचा कि अगर मैं अभी टीवी देखने लगी तो कल फेल हो जाऊंगी, इसलिए उसने टीवी ही बंद कर दिया। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें गलत डिसीजंस लेने से बचाता है और फ्यूचर के लिए सेफ रखता है। तो इस टॉपिक में हमने ये सीखा कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ सरकार चलाने के लिए नहीं, बल्कि हमें खुद से भी बचाने के लिए होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है? इसकी तीसरी वजह है क्योंकि ये हमें गलत डिसीजंस से बचाता है। तो हमारे इस टॉपिक में हमने ये जाना कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, जिसकी पहली वजह है यह हमें पावर के मिसयूज़ से बचाता है। दूसरी वजह है यह माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। और आखिर में तीसरी वजह है यह हमें गलत डिसीजन लेने से बचाता है। तो अभी तक हमने जाना कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों है। तो चलो बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स की फीचर्स। पिछले टॉपिक में हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है, लेकिन जब इंडिया आज़ाद होने वाला था तब सवाल ये था कि हमारा नया देश किस रूल से चलेगा। तो 1946 में 300 लोगों की एक टीम बनी जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उन्होंने डिसाइड किया कि एक नई कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जो आज़ाद भारत के सब लोगों को इक्वल समझेगी। उस समय इंडिया में अलग अलग भाषा, रिलीजन और कल्चर के लोग रहते थे, जिनके बीच काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स थे। यहाँ तक कि इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन भी होने वाला था। लोग परेशान थे। फिर भी इन लीडर्स ने मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाई जो यूनिटी को भी संभाले और डाइवर्सिटी को भी रिस्पेक्ट करे। उन्होंने सोचा कि एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी बनानी है जिसमें सबको बराबर का हक हो। तो इस टीम ने 3 साल तक मिलकर काम किया और फाइनली 1950s में कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया। और अब जानते हैं हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इम्पॉर्टेंट की फीचर्स।
सबसे पहला की फीचर है फेडरलिज्म, मतलब एक से ज़्यादा लेवल में गवर्नमेंट बनाना। सोचो, इंडिया एक इतना बड़ा देश है, अगर दिल्ली में बैठकर प्राइम मिनिस्टर ही सब कुछ डिसाइड करते तो क्या हर जगह की लोकल प्रॉब्लम्स सॉल्व हो पाती? जैसे गांवों की रोड सही करवाना, नालियां साफ करवाना, नहीं ना। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लेवल की गवर्नमेंट बनाई गई, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पंचायती राज। हर लेवल को अलग अलग काम दिए गए और लिखकर बताया गया कि कौन क्या करेगा और पैसा कहाँ से आएगा। जैसे ज़्यादातर घरों में मम्मी किचन संभालती हैं, पापा ऑफिस और बच्चा अपना स्कूल, वैसे ही देश भी अलग अलग लेवल से मिलकर चलता है। सबको अपने रोल पता होते हैं, इससे काम स्मूथ चलता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पहले की फीचर में हमने समझा कि देश में अलग अलग सरकारें होती हैं जिससे सबकी नीड्स अच्छे से पूरी हों। इसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा की फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब सरकार लोगों के द्वारा चुनी जाती है। हम जानते हैं कि गवर्नमेंट लोगों के वोट से बनती है, यानी हर एडल्ट सिटीजन को वोट देने का राइट होता है। इसे कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब कोई भी मैच्योर आदमी या औरत, चाहे किसी भी कास्ट, रिलीजन या बैकग्राउंड से हो, वोट दे सकता है। और सिर्फ वोट नहीं, वो खुद भी इलेक्शन लड़ सकता है। इससे लोगों में रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास आता है और लीडर्स भी अकाउंटेबल रहते हैं, क्योंकि अगर वो गलत काम करें तो नेक्स्ट टाइम उन्हें वोट नहीं मिलेगा और वो इलेक्शन हार जाएंगे। यानी असली पावर लोगों के हाथ में होती है, लीडर्स के हाथ में नहीं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे की फीचर में हमने जाना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गवर्नमेंट लोगों के द्वारा चुनी जाती है और इसी वजह से असली पावर लीडर्स के हाथ में नहीं, लोगों के हाथ में होती है। और अब हम जानते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का तीसरा की पॉइंट, जो है सेपरेशन ऑफ पावर्स, मतलब पावर का बंटवारा। सोचो, अगर किसी स्कूल में प्रिंसिपल ही टीचर भी हो और एग्जाम भी वही चेक करे, क्या वो फेयर होगा? नहीं ना। वैसे ही देश में भी पावर को डिवाइड करना ज़रूरी है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में पावर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला लेजिस्लेचर, जो लॉ बनाता है, दूसरा एग्जीक्यूटिव, जो लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, और तीसरा जुडिशरी, जो लॉ फॉलो नहीं होने पर सज़ा सुनाता है। हर पार्ट एक दूसरे को चेक करता है ताकि कोई भी अपनी पावर का गलत यूज़ न कर सके। ये सिस्टम पावर को बैलेंस करता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तीसरे की फीचर में हमने जाना पावर डिवाइड होने से देश में बैलेंस बना रहता है। अब बढ़ते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे इम्पॉर्टेंट की फीचर की ओर, जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। ब्रिटिश रूल के टाइम लोगों के साथ बहुत गलत होता था, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि हर सिटीजन के कुछ बेसिक राइट्स होंगे जिन्हें फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। फंडामेंटल राइट्स में टोटल 6 राइट्स है। पहली राइट है राइट टू इक्वालिटी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के सामने सब बराबर हैं, फिर चाहे वो किसी भी रिलीजन, जेंडर या कास्ट का हो। दूसरी राइट है राइट टू फ्रीडम, मतलब आप कुछ भी बोल सकते हो, फ्रीली पूरे देश में कहीं भी रह सकते हो या कोई भी जॉब या बिजनेस कर सकते हो। तीसरी राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कोई भी आपको एक्सप्लॉयट नहीं कर सकता। जैसे किसी भी इंसान को या उसके बॉडी पार्ट्स को बेचा नहीं जा सकता, जिसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं, या किसी से फोर्सफुली काम नहीं करवा सकते। इसी तरह चौथी राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब अपने धर्म को फ्रीली फॉलो करने का अधिकार। मतलब जो भी रिलीजन आपको अच्छा लगे आप उसे फ्रीली परस्यू कर सकते हो। पांचवी राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, मतलब अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने का अधिकार। इसके अंदर सभी माइनॉरिटीज़ अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट और स्प्रेड करने के लिए अपने स्कूल्स या इंस्टीट्यूशंस खोल सकती हैं, जिनमें एजुकेशन के साथ साथ उनके रिलीजन की भी जानकारी दी जाती हो। और आखिरकार छठवीं राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, मतलब अगर कोई इन पांचों में से आपकी किसी भी राइट को छीनता है तो आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो। हमारी ये छठवीं राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, सभी फंडामेंटल राइट्स की बैकबोन है। ये इंश्योर करती है कि फंडामेंटल राइट्स सिर्फ पेपर पर ना हो। अगर किसी के साथ इनजस्टिस होता है तो वो कोर्ट जाकर अपना हक ले सकता है। माइनॉरिटीज़ के लिए ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि उनकी आवाज़ कई बार दबा दी जाती है। तो अब तक हमने कॉन्स्टिट्यूशन के 4 की फीचर्स को जाना। पहला था फेडरलिज्म,
मतलब गवर्नमेंट को अलग अलग लेवल पर फॉर्म करना, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पंचायत। दूसरा था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब लीडर्स लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। तीसरा था सेपरेशन ऑफ पावर्स, मतलब पावर को 3 पार्ट्स में बांटा जाना, जिससे पावर का मिसयूज ना हो, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। और चौथा की फीचर था फंडामेंटल राइट्स, मतलब वो अधिकार जो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। और अब जानते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 5वां और एक बेहद इंपॉर्टेंट की फीचर, सेक्युलरिज्म। इंडिया में लोग अलग अलग रिलीजन से हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन और बहुत सारे। अगर सरकार किसी एक धर्म को प्रमोट करे तो बाकी रिलीजन्स के लोगों को लग सकता है कि उनका इंपॉर्टेंस कम है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, यानी कोई भी रिलीजन ऑफिशियल नहीं है, सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा, और इसी को कहा जाता है सेक्युलरिज्म। लेकिन अगर किसी रिलीजन में ऐसी प्रैक्टिस हो जो दूसरों को हर्ट करे, जैसे अनटचेबिलिटी, तो सरकार उसमें इंटरफियर कर सकती है। लेकिन ये इंटरफियरेंस भी बिना बायस के सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के बेस पर होता है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस। तो बस इसी के साथ खत्म होता है हमारा ये प्यारा सा चैप्टर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।